नमस्कार। दिन भर की हर बड़ी खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के बीच 36 का आंकड़ा किसी से छिपा नहीं है। नोटबंदी के फैसले पर मोदी सरकार पर हमला करने में सबसे आगे ममता बनर्जी रही हैं। गुरुवार को ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर नए इल्जाम लगाए। पश्चिम बंगाल के टोल प्लाजा पर सेना की रूटीन एक्सरसाइज को ममता ने तख्ता पलट की साजिश बता दिया। लेकिन आज ममता के आरोपों की हवा निकल गई। खबरदार में आज हम ममता के आत्मघाती गोल वाले सियासी शॉट का विश्लेषण करेंगे। इससे आपको यह पता चलेगा कि मुद्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना कितना खतरनाक होता है। Motive is political, motive is vindictive. Motive is unconstitutional, motive is unethical, motive is undemocratic. Elected government. আমি এখানে জানতে চাই এখানে কি মিলিটারি কু হয়েছে? हिंदुस्तान की सियासत में ऐसे आरोप पहले ना तो लगाए गए न सुने गए। यह आरोप नहीं, धमाका था। कोलकाता से दिल्ली तक के सत्ता तंत्र को दहलाने वाला धमाका। Even army, I have a great respect for them, great regards for them. But why they will be used for a political vendetta? It is procedurally, it is incorrect, it is wrong. एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्यमंत्री दूसरी लोकतांत्रिक सरकार पर तख्ता पलट का आरोप लगा रही थी। सवालों के दायरे में देश की वो सेना भी थी जिसका अतीत अभी तक बेदाग रहा है। सवाल संगीन था, लेकिन सुबह होते होते सच सामने आ गया। पश्चिम बंगाल के टोल प्लाजा पर सेना की रूटीन एक्सरसाइज को तख्ता पलट की साजिश बताने वाली ममता बनर्जी खुद सवालों के घेरे में आ गई। सेना ने साफ कर दिया कि राज्य सरकार को सब कुछ पता था, कुछ भी छिपा नहीं था। We have intimated Kolkata police and also the various authorities of West Bengal government on 24th regarding conduct of this exercise. हम ब्रीफ हमेशा बताते रहे हैं। एक तो नहीं, आज तक के पास ऐसी 8 चिट्ठियां हैं जिनसे ये साबित होता है कि पश्चिम बंगाल सरकार की तमाम एजेंसियां सेना के लूप में थी। पश्चिम बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस, ट्रांसपोर्ट विभाग से लेकर लोकल थाने तक सरकार की तमाम एजेंसियों को सेना ने टोल प्लाजा पर अभ्यास की सूचना दी थी। एक चिट्ठी का जवाब देते हुए कोलकाता पुलिस के एडिशनल कमिश्नर ने सेना से कहा था, ट्रैफिक और सुरक्षा वजहों से सचिवालय के करीब नबन्ना के पास अभ्यास न किया जाए। ये चिट्ठी 25 नवंबर की है। 26 नवंबर को सेना ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि सेना के लिए ये जरूरी अभ्यास है, इसे करना जरूरी है। सेना इस बात का ख्याल रखेगी कि ट्रैफिक बाधित ना हो। सेना के मुताबिक मतभेद दूर करने के लिए 27 नवंबर को सेना और पुलिस ने साझा रेकी भी की। सेना के मुताबिक इस तरह के अभ्यास यूपी, बिहार और झारखंड में 26 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच हो चुका है। पश्चिम बंगाल में ये अभ्यास पहले 28, 29, 30 नवंबर को होने वाला था, लेकिन भारत बंद की वजह से कोलकाता पुलिस ने इन तारीखों पर आपत्ति दर्ज करवाई थी, जिसके बाद तारीख को बदलकर 1 और 2 दिसंबर कर दिया गया था। सेना की चिट्ठियां सामने आते ही ये साफ हो गया कि ममता बनर्जी का तख्ता पलट वाला आरोप लक्ष्य से भटक गया। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की गोल पोस्ट में गेंद डालने के बजाय आत्मघाती गोल खा लिया है। पासा पलटते ही विरोधी टीएमसी पर टूट पड़े। लेफ्ट ने ममता बनर्जी को टीम मोदी का 12वां प्लेयर बताकर मजाक उड़ाया। It's all diversity tactics. When 125 crore people are suffering, they want to make it a Modi Bhai, Didi Bhai affairs. So Modi Bhai is also happy and Didi Bhai also is happy. And Didi Bhai is, from the first day I'm saying, is the 12th man of the team, Amit Shah Modi team. मोदी का पाँव में पड़ो, मोदी बच जाएगा। कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। चिट फंड में कारोबार में किसके रुपये लगे थे? बिग बाजार का बिग बॉस हमारा देश का प्रधानमंत्री हो गया है। चिट फंड के कारण सैकड़ों परिवार के मुखियाओं को आत्महत्या
करने की नौबत आ गई थी। पूरा जो कहता है पूरा झूठा, और कोई नाटक तैयार करके दिखाता है कि ऑल द पब्लिक बिलोंग्स टू ब्लैक मनी। जरा इतिहास गवाह करके देख लो, वो आज मुझे सवाल पूछ रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट डाकू गवर्नमेंट है। 8 नवंबर से अब तक ममता बनर्जी नोटबंदी के खिलाफ कैंपेन में फ्रंट फुट पर खेलती रही, लेकिन इस बार होमवर्क कमजोर रहा। वो इतनी मामूली बात भी भूल गई कि ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं। तख्ता पलट जैसे जुमले यहाँ नहीं चलते, और ये भी कि सेना अपने देश में रूटीन एक्सरसाइज नहीं करेगी तो क्या पाकिस्तान जाकर करेगी। हथकंडे चाहे जो भी अपनाए हों, लेकिन ममता बनर्जी ने दिल्ली के राजनीति में हलचल जरूर मचा दिया है, और अब वो राजनीति के गलियारों में कोलकाता से दिल्ली तक की दूरी तय करने की कोशिश कर रही हैं। टारगेट जरूर 2019 का लोकसभा चुनाव है। कैमरा पर्सन तपन के साथ इंद्रजीत, आज तक। आज जो कुछ भी हुआ उसे देश को एक वेकअप कॉल की तरह देना चाहिए। ये चिंता की बात है कि ममता बनर्जी जैसी सीजन्ड लीडर ने सेना को बेवजह विवाद में घसीटा, सेना को सफाई देनी पड़ी। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक आज इस मुद्दे पर जिस तरह से सियासत हुई, उस पर सावधान रहने की जरूरत है। Army was deployed in 19 places of the state of Delhi. कोलकाता से दीदी का संदेश मिलते ही दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस बेतुकी दलीलें दी जा रही थी। यहाँ तक कहा जा रहा था कि सेना ने जो दस्तावेज जारी किए हैं वो फर्जी हैं, उनसे छेड़छाड़ की गई है। Army is called only when the दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेस के नेता भी ममता की टीम बी बनकर मोदी सरकार पर हमले कर रहे थे। It has to be clarified by Government of India, and not less than either a defense minister or preferably by the Prime Minister, that why this confrontation between the state of Bengal and the Government of India has taken place. It's a very serious issue. दोपहर तक सेना की तरफ से दस्तावेजी सबूत जारी हो चुके थे, और ये साफ हो गया था कि ममता बनर्जी इस मामले में कमजोर विकेट पर है। लेकिन असली सवाल तो अब सेना का है। ये हिंदुस्तान की लोकतंत्र की ताकत रही है कि यहाँ सेना पर सियासत नहीं होती, लेकिन इस बार सेना को घसीटा गया, जिसके नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। कोलकाता में इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। ममता बनर्जी नोटबंदी पर मोदी सरकार को घेरने में लगी है। इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। ममता बनर्जी सियासत में है, सियासत में विरोधियों को एक्सपोज करना गलत नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के पिछड़ेपन पर भी ध्यान देना चाहिए। खबरदार में अब हम पश्चिम बंगाल की वो फैक्ट शीट आपको दिखाते हैं जो ममता बनर्जी की सरकार पर बड़ा सवाल है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पश्चिम बंगाल 13वें नंबर पर है। 76.25% राष्ट्रीय साक्षरता के मुकाबले पश्चिम बंगाल में सिर्फ 69.43% साक्षरता है। 93,293 रुपए सालाना प्रति व्यक्ति आय के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले पश्चिम बंगाल में प्रति व्यक्ति आय 78,903 रुपए। बच्चों की तस्करी में पश्चिम बंगाल देश में दूसरे नंबर पर है। यह उस पश्चिम बंगाल की हकीकत है जिसकी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री। आज दिसंबर महीने का दूसरा दिन है। वेतनभोगी तबके की सैलरी अकाउंट में है, लेकिन लोगों की जेब में पैसे नहीं है। खबरदार में अब हम देश में नकदी संकट पर अपडेट रिपोर्ट दिखाएंगे, और यह भी दिखाएंगे कि पीएम मोदी पर टीआरपी पॉलिटिक्स का आरोप लगाकर कैसे फिर फंस गए राहुल गांधी। ये अपनी सैलरी निकालने को तरसते हिंदुस्तान की तस्वीर है। कहीं नो कैश का पर्चा चिपका तो कहीं एटीएम आउट ऑफ सर्विस। लेकिन सच पूछिए तो आउट ऑफ सर्विस सरकार का वो इंतजाम हुआ है जिसे लेकर लंबे चौड़े दावे किए गए थे। मैं 2-3 एटीएम ट्राई करके आ चुका हूँ। क्या कैश नहीं है? हाँ, नो कैश लिख रहे हैं उसको। चलिए, यहाँ लाइन लंबी है, क्या वजह है? लाइन लंबी है, लाइन में क्या नाम है, पैसे नहीं है। 4-5 जगह घूम जाए, कहीं पैसे नहीं मिल रहे कहीं भी। अब यहाँ के लगे में देखो क्या होता है। चलिए बताइए, कितने एटीएम घूम के आए? कम से कम 6 एटीएम में घूम के आया हूँ, किसी में भी कैश नहीं है। देश के सामने एक ही मुद्दा है, पूरी सियासत नोटबंदी के इर्द गिर्द आकर ठहर गई है।
सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने की वजह से पहली बार राहुल गांधी को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक की अध्यक्षता करने का मौका मिला था, तो मौके पर उन्होंने भरपूर चौका जड़ा। We never gave India a prime minister who based his entire policy-making strategy on TRPs. The country has suffered tremendous damage as a result of the vanity and incompetence of our prime minister. राहुल गांधी ने आज नया जुमला उछाला। पीएम मोदी पर टीआरपी की राजनीति का आरोप लगाया, तो बीजेपी के नेता भी नए जुमलों के साथ जवाब देने उतर आए। राहुल गांधी जी हमारे बीजेपी की जो मुहिम है कांग्रेस मुक्त भारत, उसी मूवमेंट को राहुल गांधी जी लीड कर रहे हैं। जो भी वो बातें करते हैं, वो जितना बात करें हमारे लिए अच्छा है। सियासत की इन सुरताल के बीच सरकार ने आज नोटबंदी के दौरान हेराफेरी करने वाले 27 बैंक कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बता रहे हैं कि नोटबंदी के बाद बैंकों में जमकर कैश जमा हो रहा है। 28 नवंबर तक 8,44,000 करोड़ की करेंसी बैंकों में जमा हो चुकी है। नोटबंदी से पहले 15,44,000 की करेंसी 500 और 1000 के नोट की शक्ल में चलन में है। सोमवार को रिजर्व बैंक अपडेट आंकड़ा जारी करेगा, तभी यह तय हो पाएगा कि अभी और कितनी करेंसी बैंकों में आना है। आज तक ब्यूरो। खबरदार में अब हम काले धन के अधर्मी जुगाड़ मैकेनिकों को बेनकाब करेंगे, जिन्होंने भगवान के दर को काला धन सफेद करने का अड्डा बना दिया है। अगर आप ये सोचकर हैरान परेशान हैं कि अपने मेहनत के पैसों को बैंकों में जमा करवाने के लिए आम जनता तो लाइन में खड़ी है, लेकिन काले धन वाले इन लाइन में नजर ही नहीं आ रहे, तो ये सच्चाई जानकर आपके दिल को धक्का लगेगा कि काले धन वाले मंदिर और धार्मिक संस्थाओं के दरवाजों पर लाइन लगाए खड़े, और मंदिर में आसन जमाए बैठे धर्म के ठेकेदार मंदिरों को दान में मिलने वाली दौलत के जरिए भगवान के दर पर ही काले धन को सफेद करने का कारोबार कर रहे हैं। मंदिरों की आड़ में अधर्म का खाता खोले बैठे ऐसे अधर्मी लोगों को बेनकाब करने के लिए आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने दिल्ली एनसीआर से लेकर मथुरा वृंदावन तक के मंदिरों में काले धन की पूजा करने वाले बाबाओं को बेनकाब किया है। ये साधु संतों के भेष में काले धन के बिजनेसमैन बने बैठे जुगाड़ मैकेनिकों के खिलाफ आज तक का ऑपरेशन बाबा बाबा ब्लैक मनी है। भगवान के दर पर काले धन को सफेद करने का अधर्म। 50% लेगा वो बंदा बैंक वाला, सर्विस देगा। आस्था के संदेशवाहक, धर्म के ठेकेदार। आप नंबर तो मुझे दीजिए, हम उसको दूध रखेंगे जी। मार्केट ट्रस्ट में आप गुल्लक में डाल दीजिए। ये है काले धन के अधर्मी जुगाड़ मैकेनिक। जब पूरा देश बैंकों की लाइन में खड़ा है, तब भगवान के दर पर काले धन को सफेद करने का अधर्म अपने चरम पर है। आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर्स की टीमों ने ऐसे ही अधर्मी बाबाओं के चेहरे बेनकाब किए हैं, जो धार्मिक संस्थाओं की आड़ में आर्थिक अधर्म में जुटे हुए हैं। दिल्ली के पास गाजियाबाद में वैष्णव माता मंदिर के मुख्य पुजारी हैं राधा माता, जो बड़े बड़े नेताओं की कुलगुरु होने का दावा करती हैं। लेकिन असल में वो क्या चीज हैं, ये बात हमें तब पता चली जब आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर राधा माता से बिजनेसमैन बनकर मिले। एक तो ढाई पड़ा हुआ है, ढाई पड़ा है। दिल्ली या गाजियाबाद? दिल्ली है। बेटा 50% लेगा वो बंदा बैंक वाला, घर बैठे सर्विस देगा, पेमेंट घर बैठे। मतलब जो 1500 पे रखे कैसे देगा नोट? वही नए वाले देगा, टोटल नहीं देगा। 2-2 वाले सब 2, 4, 5 जो भी है नहीं देगा। जॉब चल रही है, पुराने नहीं। मतलब इस हाथ दें, मतलब इन्होंने 2.5 करोड़ दिया, तुरंत मिल जाएगा? 2.5 तुरंत नहीं मिलेगा। हाँ, एक दिन का इंतजार कर, कोई बात। उसकी जगह पर चेक भी मिल जाएगा। बात आगे बढ़ी तो पता चला कि राधा माता तो काले धन की इंटरनेशनल जुगाड़ मैकेनिक है।
राधा माता ने हमें दुबई में हवाला रूट से पेमेंट करने का ऑफर किया। विदेश में दिलवा देंगे पैसा, डॉलर दिला देंगे जहाँ पे लोग पैसा मैंने आपको यहाँ 1 करोड़ रुपए दे दिए हैं, तो वो डॉलर दे दुबई में मिल जाएगा मुझे। एक दिन में एक व्यक्ति 50,000 रुपए सप्ताह में पेमेंट वही दिला दुबई ले कनेडा ले इंग्लैंड ले। काले धन की हवाला डील के लिए राधा माता ने अपने भक्त को बुलाया। सुरेंद्र शर्मा यूपी गवर्नमेंट की गाड़ी से पहुंचा और दुबई में हवाला ट्रांसफर की डील फिक्स कर दी। आज का है, अगर आज बोलते हैं तो 125 करेंगे। नहीं तो कितना मिल जाएगा ये आप कैलकुलेशन करो, आप मुझे 125 रुपए दोगे, 1 करोड़ में। अब राधा माता के एक और भक्त से मिलिए जो खुद को सुप्रीम कोर्ट का वकील बताता है, लेकिन काले धन को वाइट करके उसकी होम डिलीवरी देने के लिए तैयार है, वो भी पूरी गारंटी के साथ। बता दिया ना, वो एसएसपी है यहाँ पर और वो वही यज्ञ में बैठे थे। वो ऐसा है, वो अपनी गाड़ी लेते हैं, अपना 2 बेल्ट लगाते हैं और वो गाड़ी में रख के निकल जाते हैं, तो ये रोकेगा उनको। काले धन की अधर्मी जुगाड़ मैकेनिकों की जमात में राधा माता तो सिर्फ एक कैरेक्टर हैं। आज तक के इन्वेस्टिगेशन में राधा माता जैसे काले धन के धर्माधिकारियों की पूरी फौज बेनकाब हुई है। ये है दिल्ली का सिद्धपीठ कालका मंदिर और ये है सिद्धपीठ कालका मंदिर ट्रस्ट की अध्यक्ष सुधा भारद्वाज। सुधा हमारी टीम के साथ खुलकर डील कर रही थी। सुधा ने हमें बताया कि इस समय काले धन को सफेद करने का पीक टाइम चल रहा है, इसीलिए बदले में ली जाने वाली रकम का परसेंटेज बढ़ गया है। 40% आपको रिटर्न कर दें और 60% ट्रस्ट में। अच्छा ले लेंगे आप 40% रिटर्न कर रही हैं। 40% ये मैडम बात करेंगे तो 50 भी हो सकता है। नोट तो सारे नए मिल जाएंगे ना, 500 के साथ नए वाले जाएंगे, वो नए वाले 2000 वाले, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। सुना आपने, मंदिरों को अपने काले कारोबार का अड्डा बनाने वाले अधर्मी लोग किस तरह चैरिटी फंड का इस्तेमाल कर काले धन को सफेद कर रहे हैं। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, अंतर सिर्फ इतना है कि अब मंदिरों की आड़ में मनी के ब्लैक एंड व्हाइट बिजनेस में बहार है। के आशीष और सैयद मसरूर हसन के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, आज तक। भगवान के दर पर काले धन का अधर्मी धंधा करने वाले जुगाड़ मैकेनिकों को बेनकाब करने के लिए आज तक की टीम मथुरा वृंदावन पहुंची, जहां के मंदिरों में काले धन को सफेद करने के ऑफर्स की बहार आई हुई है। माथे पर टीका, मन में काला धन सफेद करने की अधर्मी सोच के साथ छोटे बड़े मंदिरों के पुजारी और बाबा भगवान के नाम पर काले धन को सफेद करने वाले बिजनेसमैन बन चुके हैं। कहते हैं वृंदावन की इन गलियों में भगवान कृष्ण की बांसुरी पर राधा गोपियों संग नाचा करती थी। लेकिन आस्था की इस नगरी में आजकल काले धन को सफेद करने का नाच चल रहा है। वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के पास एक और मंदिर है, वृंदावन बिहारी मंदिर। इस मंदिर के पंडित और पुजारी काले धन के जुगाड़ मैकेनिक बने बैठे हैं। काले धन को सफेद करने का कोई फॉर्मूला धार्मिक ग्रंथों में नहीं लिखा, लेकिन वृंदावन बिहारी मंदिर के पुजारी अनिरुद्ध को सब पता है। आप नंबर तो मुझे दीजिए, हमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता जी। हमारे ट्रस्ट में आप गुल्लक में डाल दीजिए जी, मैं उसको शो कर देता हूँ, जमा हो जाएगा। कितना तक कर सकते हैं वो मैं थोड़ा सीरियस बात करके बता दूँ। अनिरुद्ध ने हमें बताया करोड़ों की डील करने के लिए हमें मंदिर के ट्रस्ट के सीए से बात करनी होगी, लेकिन काले धन के बदले आपको मोटी रकम देनी होगी। क्योंकि हम जब तक आपसे डील को लेके आएंगे तब हम अपनी बात कर लेंगे। मैं डिमांड में कितना दे सकते हैं और कितना आपको दे सकते हैं। मतलब 1 करोड़ तक का है लिमिट की? 1 करोड़ दें? 1 करोड़ तक का लिमिट ले दें। इस समय है नहीं है, हमें मैं शीशे बात नहीं तो मैं एकदम 1 करोड़ ले देती हूँ, कोई परेशानी नहीं। उसका 80 लाख दे देंगे वापस? इतना नहीं, इस समय तो पहले भी नहीं दे पाते थे। अनिरुद्ध ने हमारी डील को फाइनल करने के लिए मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष राम गुरु से मुलाकात कराई। वृंदावन बिहारी मंदिर के ट्रस्ट के इस अध्यक्ष ने
काले धन को सफेद करने के लिए खुलकर बातचीत की। थोड़ा सा पड़ा है 20-25 लाख पड़ा है, मतलब अभी पड़ा हुआ है इतना ही पड़े तो मिलेगा, फिर उसके बाद उनको दूसरे को मिलेगा, वो किसी तीसरे को कम मिलेगा। भाई तो ज़्यादा किसी पे नहीं है, थोड़ा करेंगे जो आप कर वो कर पाएंगे अपने लोगों में। मथुरा वृंदावन की गली गली में मंदिर है और मंदिरों में बैठे हैं बाबा ब्लैक मनी। मथुरा वृंदावन की गलियों से निकलकर हम एक बार फिर दिल्ली से सटे नोएडा पहुंचे। नोएडा में अट्टा मार्केट का बड़ा नाम है और अट्टा मार्केट में साईं मंदिर का बड़ा नाम है और ये है इस साईं मंदिर के पुजारी यदुनाथ, जिनसे हमारी मुलाकात साईं मंदिर के अंदर ही हुई और वहीं यदुनाथ सौदेबाजी करने लगे। पहले बंद किया कराएंगे 500,000 का नोट है। कितने का करवाते हैं? 10 का बताया ना, तो जितना अच्छा उन्होंने कहा ना पहले 10 का करवाते हैं, 5-10 का नीचे करके देते हैं, तो विश्वास भी जाना पड़ता है। तो 10 का बताया तो मंदिर के ट्रस्ट में क्या है सदस्य। यदुनाथ ने हमारी मुलाकात मंदिर से जुड़े एक और सदस्य मनोज पोडवाल से कराई, जो असल में काले धन का जुगाड़ मैकेनिक निकला। हाँ, तो पहले कितना कर सकते हैं, तो क्योंकि अभी आपके पास नया पैसा कितना होगा हमें अंदर वो आइडिया 10 से 5 तक जो है शुरुआत से डील होगी, मतलब 10 CR या 10 पेटी या 5 पेटी, मतलब 1 CR नहीं, खोका। हाँ, खोका नहीं। लेकिन यह है कि अभी 1 महीने का टाइम है, उस 1 महीने के अंदर जितना भी होगा ये वादा मेरा मैं करवा सकता हूँ। अच्छा, नोट कौन सा मिलेगा? 2000 का भी मिलेगा, 100 का भी मिलेगा, 500 का भी मिलेगा, नया वाला जी। परसेंटेज बताना आपने बताया नहीं, मतलब 40% लगेगा। 40 तो ज़्यादा है सर, आप ट्राई करो। मनोज ने हमें बताया कि मंदिर से इतनी बड़ी रकम मिलनी मुश्किल है, लेकिन मंदिर के सामने लगने वाली दुकानों से काफी कैश इकट्ठा होता है, जिसकी मदद से वो हमारे काले धन को सफेद करा देगा। टीवी चेंज करेंगे, मंदिर में जो डोनेशन आता है वहाँ से करेंगे, मंदिर के पैसे से करेंगे चेंज। ऐसा है कि एक मंदिर में तो इतना पैसा आता नहीं जी। जैसे हमारी 40 दुकानें लगती हैं कालका मंदिर पे, ठीक है, शाकुंभरी देवी पे दुकानें हैं। अच्छा, मंदिर में जो डोनेशन आता है उससे नहीं होगा? मंदिर एक मंदिर से नहीं हो पाएगा। अच्छा, कालका मंदिर है, शाकुंभरी देवी का मंदिर है, भैरव का मंदिर है, इन सबसे एक मंदिर से, भाई एक मंदिर पे कितना आता है? 10 लाख 5 लाख, तो एक मंदिर से तो नहीं हो सकता है। अपने काले धन को सफेद करने का जुगाड़ ढूंढने में लगे लोगों को अब भगवान से भले ही मदद ना मिल रही हो, लेकिन धर्म के ठेकेदार बने बैठे लोग भगवान की आड़ में अपना धंधा चमकाने में जुटे और बन गए हैं काले धन के अधर्मी जुगाड़ मैकेनिक। मोहम्मद हिजबुल्ला और सैयद मसरूर हसन के साथ के आशीष, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, आज तक। मंदिर के पुजारियों को भगवान का दूत माना जाता है, लेकिन असल में पुजारी भी इंसान होते हैं। इंसान कब बेईमान हो जाए कहा नहीं जा सकता। नोटबंदी के बाद काले धन को सफेद करने के जुगाड़ तलाशते लोगों के लिए फरिश्ता बने कुछ पुजारी और बाबा आज तक के खुफिया कैमरे में अधर्म करते हुए पकड़े गए। काले धन के जुगाड़ मैकेनिकों के खिलाफ यह आज तक की देश हित मुहिम का 7वां एपिसोड था। अब आगे भी काले धन के जुगाड़ मैकेनिकों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करते रहेंगे और उन्हें पूरे देश के सामने बेनकाब करते रहेंगे। बुरहान वानी कश्मीर में आतंकवादियों का पोस्टर बॉय था जिसे भारतीय सेना ने मार गिराया, लेकिन पाकिस्तान के लिए बुरहान वानी कौन था यह खुद नवाज शरीफ यूएन में अपने भाषण के दौरान बुरहान वानी की शान में कसीदे गढ़कर बता चुके हैं।
लेकिन सच क्या है यह हम आपको बताएंगे नहीं बल्कि सुनाएंगे, क्योंकि अब हम आपको बुरहान वानी और हाफिज सईद के बीच फोन पर हुई बातचीत की वो रिकॉर्डिंग सुनाने वाले हैं, जिसमें बुरहान वानी अपनी मौत से कुछ दिन पहले हाफिज सईद से कश्मीर में आतंक फैलाने के ऑर्डर ले रहा है। आतंक के सबसे बड़े सौदागर हाफिज सईद की कश्मीर के पोस्टर बॉय रह चुके बुरहान वानी की बातें सुनकर पाकिस्तान पर से आपका रहा सहा भरोसा भी उठ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी कैसे हैं आप? माशाअल्लाह। बुरहान भाई बोल रहे हैं? जी जी बुरहान भाई बोल रहे हैं। आप ठीक हैं? अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मुझे बड़ी खुशी हुई आपके साथ बात करके, बहुत ही खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको बरकत दे, सआदत दे। रमजान में अल्लाह ताला आपको बहुत मौका दे इबादत करने का, और अल्लाह अपने दीन की खिदमत करने का मौका दे। हम दुआएं करते हैं आपके लिए बहुत ज्यादा, और बहुत दुआ करते हैं आप लोगों से। जज़ाकल्लाह जी, हमें भी बहुत आरज़ू थी, तमन्ना थी आपसे बात करने की। चलो चलो जी रोज फरमाई आप, बाकी आपकी सेहत ठीक है? हाँ अल्लाह का शुक्र है, बस ठीक जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है। तो आप मुश्किल हालात में हैं हम जानते हैं, लेकिन आपसे परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं, और बिल्कुल मुकम्मल जो भी आपको चाहिए आप हमें कहें। इंशाल्लाह ताला हम हर खिदमत के लिए हाजिर हैं, और इंशाल्लाह मुकम्मल आपके साथ और हमेशा आपके साथ इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको बरकत दे, अल्लाह ताला जल्द ये मकसद हमारा हमें अता फरमा दे, और ये दुश्मन की साजिशें अल्लाह ताला नाकाम कर दे। हम दुआएं करते हैं इंशाल्लाह, काम भी जो भी करना है इंशाल्लाह सब करेंगे अल्लाह के फजल से। इंशाल्लाह करेंगे, बस आप बुजुर्गों की दुआ होनी चाहिए। चलो आज तो हमारी तौबा कबूल हो गई कि हम नाचीजों को भी आपसे बात करने का मौका मिला। नहीं आप तो हमारे बहुत ध्यानी हैं माशाल्लाह, आप लोग बहुत काम कर रहे हैं, बहुत माशाल्लाह आपकी कुर्बानियाँ मेहनतें आपकी खबरें मुझे मिलती रहती हैं हमेशा माशाल्लाह। जिस तरह आपने काम किया वो भाई मुझे बताते रहते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ अल्लाह के फजल से। हमारे सारे भाई आप लोगों से बहुत खुश हैं माशाल्लाह। आज तक अभी इस टेप की प्रामाणिकता का दावा नहीं करता। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद और बुरहान वानी के बीच बातचीत की ये कॉल रिकॉर्ड होने के कुछ दिन बाद ही बुरहान वानी को भारतीय सेना ने एनकाउंटर में मार गिराया था। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।